हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक द अर्थ। आज हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे और इसके इंटरनल लेयर्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अबाउट अर्थ। तो जैसे कि पृथ्वी के बारे में आप सब जानते हैं कि पृथ्वी अगर पूछे ये क्या है, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जी हाँ, इंटरनल प्लैनेट हमने पढ़ रखा है। हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि दो तरह के प्लैनेट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वालों को टेरेस्ट्रियल और बाहरी वाले आउटर वालों को जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, अर्थात चट्टानी ग्रह और गैसीय ग्रह। तो जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें चार प्लैनेट्स आते हैं। कितने आते हैं? चार। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन चारों ही प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है अर्थ, और बाकी जो चार हैं वो आउटर वाले हैं जिन्हें जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। तो अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा है अर्थ। और अगर हम इसे सन की तरफ से काउंट करें कि सन के बाद मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह, उसके बाद वीनस शुक्र ग्रह, और फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ पृथ्वी। ओके, अगर आपसे पूछे साइज में कौन से नंबर पर है, तो साइज में हमारा अर्थ 5वें नंबर पर आता है। जी हाँ, आउटर वाले चारों सारे बड़े हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन चारों ग्रहों के बाद पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? हमारा अर्थ है। तो तीन चीजें याद रखनी है। अगर पूछे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में, चट्टानी ग्रहों में, तो सबसे बड़ा है। पूछे आपसे सन की तरफ से कौन सा नंबर है, 3rd नंबर है। और साइज में कौन से नंबर है? 5 नंबर पर है। जो अर्थ की जो अप्रोक्सीमेटली जो पूछे एज क्या है, तो वो है 4.5 बिलियन, मतलब लगभग आप 4.5 बिलियन, लगभग 4.5 बिलियन कह सकते हैं, अरब साल पुरानी है पृथ्वी। वाटर की देखो खास बनाता है वाटर। वाटर यहाँ पर 3 स्टेजेस में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, जो इसको यूनिक बनाता है। क्या बनाता है? यूनिक बनाता है। जैसे कि बाकी किसी भी प्लैनेट पर अभी तक हमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म में वाटर नहीं मिला। प्लेट टेक्टोनिक्स, जी हाँ, शेप देता है। जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये हमारे कॉन्टिनेंट्स को, जो 7 महाद्वीप हैं, उन्हें आकार देती हैं। माउंटेन्स का निर्माण करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हिमालयाज। फिर है कोजिज अर्थक्विक, अर्थक्विक पैदा करती हैं, इंसानी कर्म भी कह सकते हैं आप सब उसमें। और वॉल्केनिक इरप्शंस, आगे वैसे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये प्लेट टेक्टोनिक्स भी इसकी वजह। मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, जो हमें बचाती है हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, जितनी जैसे यूवीज वगैरह आती हैं रेज, उन सब से बचाती है। और जो सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स जो वगैरह आते हैं, मतलब सोलर इम्पैक्ट जो भी पड़ेगा वो हार्मफुल, वो उसे रोक देती है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करती है, पेपर में बहुत बार आता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे कहाँ से, इट इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन द आउटर कोर। आउटर कोर के, किसके? आउटर कोर। अभी हम देखेंगे कोर के बारे में। तो यहाँ से ये जनरेट होता है और इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें बचाता है किससे? सोलर रेडिएशन से। चलते हैं अब आगे इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों ये एक पूरा चार्ट है, अगर आप देख सकते हैं, इतिहास पूरा दिखा सकते हैं। कहाँ से? ये देखिए, अर्थ की फॉर्मेशन से। जी हाँ, अर्थ फॉर्मेशन से अगर आप देख सकते हैं, तो अर्थ फॉर्मेशन शुरुआत होती है, फिर मून बनता है, मून फॉर्मेशन होती है, फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लिखा है मल्टी सेल्ड स्पीसीज विद सेल कंटेनर न्यूक्लियस, मतलब स्पीसीज पैदा होती हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद कह सकते हैं ओशियन के अंदर लाइफ की शुरुआत होती है। जी हाँ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन द ओशियन। ज़्यादा ध्यान नहीं होता, हमें एक साइकिल पढ़नी है, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसके बाद हमारी पृथ्वी आइस एज में चली गई, जो कि काफ़ी वक्त उसी में रहेगी, आइस एज में। आइस एज के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीसीज, फिश वगैरह, आप देख सकते हैं फिश, प्लांट्स वगैरह, ये सब चीज़ शुरुआत हो जाती है। उसके बाद नया ईरा शुरू होता है। यहाँ फर्स्ट मैमल देखने को मिलता है। क्या है ना, देखिए इससे पहले आप फर्स्ट मैमल से पहले देख रहे हैं पैंजिया फॉर्म। पैंजिया आप सबको पता है, जब सातों जो कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, जब वो एक ही बॉडी थे, एक ही लैंड था कह सकते हैं आप, तो उसको पैंजिया कहा जाता था। तो पैंजिया फॉर्म होता है इस समय। उसके बाद फर्स्ट मैमल
जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसे मैमल्स पैदा हुए कहाँ पर, इस समय के आसपास। उसके बाद कहा जाता है पैंजियास के बाद जो अगला ईरा आया वो आया डायनासोर्स का, ज्यूरासिक वर्ल्ड कहते हैं जिसे। उससे पहले टेरासिक था। तो ज्यूरासिक वर्ल्ड आप सब जानते हैं, टीरेक्स वगैरह ये जो डायनासोर्स हैं इनका युग रहा, एज रही। उसके बाद टेरेस्ट्रियल डायनासोर क्या हुए, गायब हुए, कारण था एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। फिर हमारे ह्यूमंस की स्पीसीज अर्थ पर आई और हेलोसीन। हेलोसीन क्या होता है देखते हैं हल्का सा इसके बारे में, लिखा है देखिए, सॉरी एलोसीन एंथ्रोपोसेन देखिए, इज ए प्रोसेस्ड जियोलॉजिकल इपोच स्टार्टिंग इन द मिड 20th सेंचुरी इन विच अर्थ हैज़ बीन रेडिकली अल्टर्ड बाय ह्यूमन इम्पैक्ट्स। मतलब कुल मिला के यहाँ कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो इस योग्य हो गया रहने के इस पृथ्वी पर, कि अब का जो समय है वो इसके बाद का चल रहा है, होलोसीन के बाद, या फिर आप कह सकते हैं एंथ्रोपोसीन। ओके, तो ये हल्की सी चैन है जो हमने समझी है, बस इसको आप देख सकते हैं चाहे तो दोबारा। तो ये पूरी चैन है अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर वर्तमान समय तक लगभग। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखना यहाँ जितने भी समय अगर आपको लिखा हुआ दिखता है कहीं पर तो वो सब मिलियंस में है, मिलियन ईयर्स अगो में, MYA में, मया में। आगे चलते हैं। अब हम फैक्ट जानते हैं डायरेक्ट। केमिकल कंपोजिशन, जी हाँ, ये सिर्फ केमिकल कंपोजिशन है दोस्तों, कुछ और मत समझना इसे, ये केमिकल कंपोजिशन है अर्थ का। अगर केमिकल कंपोजिशन में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको आयरन मिलेगा, परसेंटेज 34.6%। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन 29.5%। दोस्तों केमिकल कंपोजिशन है, याद रखना है। ओके, याद, ये एलिमेंट्स है सारे, आपको देख लेने हैं और कुछ अन्य बात करते हैं इसके बारे में। अलोंग विद वीनस, मर्क्यूरी एंड मार्स, इट इज़ वन ऑफ द 4 रॉकी प्लैनेट्स। बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में ये से एक है। 4 जो हमारे रॉकी प्लैनेट या फिर जिनको टेरेस्ट्रियल चट्टानी ग्रह कहते हैं उनमें से एक है। और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। इन चारों के बाद 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है हमारा। ओके दोस्तों, क्या है, अर्थ हमारा। अर्थ की बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स में सबसे डेंसर कौन है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, वो है अर्थ का। किसका, अर्थ का है। देखिए इसको इस पिक्चर से देख समझिए, आपको याद रखना है 2 चीज़ें। मैंने यहाँ पर 2 एरो दे रखे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, अर्थ है, 5.51 है। क्या है, 5.51, आप बस अमाउंट याद रखिए। और सबसे कम कौन है, वो है सैटर्न। जी हाँ, देखिए कई जगह आपको इसकी जगह आपको मर्क्यूरी नजर आएगा अर्थ की जगह। जी नहीं, मर्क्यूरी नहीं है, मर्क्यूरी सेकंड है, फिर वीनस है, लेकिन अर्थ सबसे ज़्यादा डेंस है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, अर्थ का है। ओके दोस्तों, और सबसे कम किसका है, सैटर्न का। ओके, और याद रखना ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5.51, ये क्या है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है, अर्थ, और सबसे कम डेंस कौन है, घनत्व सबसे कम किसका है, सैटर्न, शनि ग्रह का। ओके दोस्तों, याद रखना पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व वाली है। चलते हैं आगे, पोजीशन की बात कर लेते हैं हम अपने सन से, इसके बारे में। तो अर्थ की जो पोजीशन है सन से, हमारे सूर्य से, वो है 3rd, क्योंकि सन के बाद फिर आते हैं हमारी मर्क्यूरी, बुध ग्रह, फिर आता है वीनस, फिर आता है हमारा अर्थ। अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने दूरी, ये माइल्स में है। किस में है, माइल्स में है। ओके, अब आगे किलोमीटर में नापनी है आपको, तो आपको पता है, देखो 3 तरह की दूरी नापी जाती है। जो नॉर्मल डिस्टेंस है हमारे अर्थ और सन का, वो है 149.7 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, 149.79 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ और सन की दूरी है, जो कि 2 टाइम बदलती है लगभग, कह सकते हैं आप। एक जब वो सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, और एक बार सूर्य के बहुत पास चली जाती है। कौन, अर्थ। तब उनको आपने सुना भी होगा, पेरिहीलियन या फिर एपीहीलियन कहा जाता है। ओके, वैसे पूछूं मैं आपसे, पेरिहीलियन कब होता है दोस्तों, बता सकते हैं आप मेरे को, और एपीहीलियन कब होता है, आप मुझे डेट बताएं जरूर उसकी। आगे समझते हैं। दिस जोन इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर सॉलिड एंड लिक्विड वाटर कैन बी फाउंड। जो दोस्तों याद रखना, ये जो जोन बना, सॉरी, हैबिटेबल जोन, मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जीवन योग्य है। क्यों है योग्य, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वाटर और सॉलिड दोनों पाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी सूर्य से, सन से इतनी दूर है कि जहाँ पर हैबिटेबल जोन बनता है। अब कहोगे ऐसा क्यों, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूरी अगर किसी और प्लैनेट से अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा,
चलिए देखते हैं। अगर प्लैनेट मतलब अर्थ अपनी जगह ना होकर वीनस की तरफ या फिर मार्स की तरफ होता तो क्या होता, देखते हैं। लिखा है व्हाट इफ अर्थ रिप्लेस्ड मर्क्यूरी, वीनस और मार्स और जुपिटर। अगर इनमें से किसी भी प्लैनेट की जगह अगर अर्थ होता तो क्या होता। दोस्तों मर्क्यूरी या वीनस अर्थात सन की तरफ होता तो क्या होता, एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, जो वाटर था वो इवेपोरेट हो जाता, सब वाष्पीकृत हो जाता। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता अगर हमारी पृथ्वी मर्क्यूरी बुध की जगह या वीनस शुक्र की जगह होती तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मार्स या फिर उससे आगे की प्लैनेट्स की तरफ होती है हमारी अर्थ, तो क्या होता, ये लिक्विड वाटर को क्या नहीं कर पाती, मेंटेन नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती, इट वुड बी टू कोल्ड टू मेंटेन लिक्विड वाटर। क्योंकि आप सबको पता है जो बाहर के प्लैनेट्स हैं वो कम हीटेड वाले हैं, मतलब इनसे कम हीट जाती है वहाँ पर, वो गैसियस हैं, वो सब क्या हैं, गैस। तो याद रखना दोस्तों, पास सन की तरफ जाती तो इवेपोरेट हो जाता वाटर और एटमॉस्फेयर, कह सकते नहीं होता। और अगर हम दूर चले जाते सन से जितना तो कोल्ड हो जाता, ठंडा हो जाता, जिसकी वजह से हम लिक्विड वाटर यहाँ पर नहीं मिलता। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ी और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम पृथ्वी के अंदर की बात। जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लेयर्स नजर आ रही है, बीचों बीच में जो दिख रहा है वो है कोर, उससे ऊपर का जो एरिया नजर आ रहा है आपको मेंटल, और जो सबसे बाहर जिस पर हम रहते हैं भूपर्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, तीसरी है क्रस्ट। तो कोर, मेंटल, क्रस्ट। दोस्तों अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कर तो शुरू करते हैं। चलिए, ये स्ट्रक्चर है, आपको इसको थोड़ा समझना है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए पृथ्वी के अगर अंदर की लेयर बात करें तो मेनली 3 लेयर हैं, और पृथ्वी से बाहर एटमॉस्फेयर की बात करें तो टोटल 5 लेयर हैं। याद रखना दोस्तों, इंटरनल लेयर कितनी है, मेनली 3, और एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेयर वाली लेयर कितनी है, 5। जो अंदर की 3 है उन्हें भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोर को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। फिर मेंटल जो बीच वाला भाग है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो उसको बांट सकते हैं फिर से आप लोअर और अपर मेंटल में, मतलब उसे भी ऊपर नीचे बांट सकते हैं। जबकि क्रस्ट को आप 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे ही। चलते हैं दोस्तों, अभी समझते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। दोस्तों एक बात और जरूरी, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर की है रेडियस। मतलब अगर आप सन के बीचों बीच में से पॉइंट लगाकर बाहर तक की लाइन खींचेंगे तो जो लेंथ आएगी वो आएगी इतनी। अब सोर्सेज, अब आप सोचते होंगे कभी भाई पृथ्वी के अंदर तो कोई गया नहीं, तो हमें पता कैसे चलता है इसके बारे में। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ, इन लेयर्स के बारे में अभी आप सोच रहे होंगे, मैंने कहा कि कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये कैसे पता चला कि ये है या इतना है। तो देखिए डायरेक्ट सोर्स पूछें जो हम नॉर्मली देखते हैं डायरेक्ट, तो वह है माइनिंग। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डीप माइनिंग चल रही है इस टाइम, डीप ओशनिक ड्रिलिंग चल रहा है। जी हाँ, बहुत समुद्र में हम बहुत गहराई तक जाने के प्रयास कर रहे हैं। क्या दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? हमारे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, उसका नाम क्या है दोस्तों? आगे इनडायरेक्ट की बात करें, वो तो डायरेक्ट सोर्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन वो भी पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी हाँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द अर्थ इंटीरियर। अगर हम पृथ्वी की सतह से, ऊपर वाली भूपर्टी से अंदर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर और प्रेशर। तो इन दोनों में आए बदलाव को, टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं और प्रेशर में जो चेंज आ रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, भाई चीज़ों का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल घनत्व की बात करें तो भाई सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या है? टाइटेनियम कह सकते हैं आप, सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या है। और सबसे नॉर्मली कहते हैं गोल्ड भी देख लीजिए आप, गोल्ड नॉर्मली हम आकार दे सकते हैं उसे बहुत आसानी से। तो ये जो डेंसिटी है मटेरियल की वो डिपेंड करती है। ग्रेविटेशनल एनोमली, जी हाँ एनोमली, ग्रेविटेशनल एनोमली, आपको सिंपल सी बात देखिए कि हर जगह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक जैसी काम करती है। क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सब जगह एक जैसी काम करती है? कहीं पर थोड़ी कम करती है, कहीं ज़्यादा करती है। आप माउंटेन्स पे चले जाइए अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, आप प्लेन पर रहिए ज़्यादा अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, आप गहरी ज़मीन में चले जाइए वहाँ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा।
सिस्मिक एक्टिविटीज़, आपको पता है अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, इन सब से जो दरारें वगैरह पड़ती हैं, जो ट्रेंचेस आते हैं, उन सबको जांच किया जाता है। जो बाहर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, फटता है, तो उसकी जो लावा आता है उससे हम जांच करते हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिनसे हम लेयर्स के बारे में जान पाते हैं अर्थ के। अब हम लेयर्स को पढ़ते हैं दोस्तों। द क्रस्ट, जी हाँ, सबसे हम बाहर की तरफ से चलेंगे, जिस पर हम रहते हैं वहाँ से शुरू करेंगे। क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर, अगर पूछे सबसे भारी जो लेयर कौन सी है अर्थ की, तो वो है क्रस्ट, भूपर्टी कहते हैं। ये पतली है सबसे, तीनों लेयर में सबसे पतली क्रस्ट है। रेंज अगर बात करें तो 5 से 70 किलोमीटर, 100 तक भी जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 70 किलोमीटर की क्या है, थिकनेस है हमारे क्रस्ट की, मोटाई। देखो माउंटेन वाला इलाका है तो वहाँ 100 किलोमीटर तक भी चली जाती है, और जब माउंटेन्स नहीं है वहाँ पर 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया। क्रस्ट को आप 2 रूप में या 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर सारे महाद्वीप हैं सातों, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जबकि दूसरा है जिस पर ओशियन स्थित है, ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल है वो लेस डेंस है और वो ग्रेनाइट से बना है मेनली। जिस पर हम रह रहे हैं, जिस क्रस्ट पर, वो किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है और लेस डेंस है। और जबकि जो दूसरा वाला है ओशियनिक क्रस्ट, वो काफ़ी डेंसर है, काफ़ी घना है और प्राइमरली किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। तो जिस पर हम रह रहे हैं वो बना है ग्रेनाइट से, और जो हमारे ओशन की बना है, ओशन का जो क्रस्ट बना है वो किससे बना है, बेसाल्ट से। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, ये क्रस्ट का है। अर्थ के जो क्रस्ट की लेयर है उस पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, वो है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन, लगभग 48% है। जी हाँ, मेकिंग अप अबाउट 50% ऑफ मास, लगभग 48 के अराउंड है, 50 आप कह सकते हैं। तो मोस्ट अबेंडेंट, सबसे बड़ी ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट तत्व है, वो तत्व है ऑक्सीजन। दोस्तों सिलिकॉन जो है, क्या सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन वो क्या है, मोस्ट अबेंडेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पूछे तो सिलिकॉन है, और अगर आपसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन है। ये दोस्तों सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है, याद रखना, क्रस्ट की, भूपर्टी की। अब आपको ध्यान रखना है क्रस्ट और मेंटल। जी हाँ, जब आप क्रस्ट लेयर को पार करेंगे, मतलब कह सकते हैं हम पृथ्वी के लगभग आप 70 किलोमीटर गहराई में जा चुके हैं, तो आपको अगली लेयर देखने को मिलेगी। वो उसको बांटने वाली लाइन, जो लाइन बनी, जो ऊपर क्रस्ट और नीचे मेंटल को डिवाइड कर रही है, उस लाइन को कहा जाता है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है, अब क्रस्ट की कंटिन्यूटी तो खत्म हो गई है, इसलिए क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाली लाइन क्या है, मोहोरोविक, जिसको सिर्फ मोहो कंटिन्यूटी भी कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी। ये सेपरेट करती है, बांट देती है क्रस्ट को मेंटल के साथ। जी हाँ, क्रस्ट को मेंटल के साथ बांटने वाली लाइन क्या कहलाती है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, हमने दोनों के बारे में भी सुना, तो अब थोड़ा से देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो अब जैसे कि अभी बताया, ये ग्रेनाइट से बना है, मेनली किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। और इसमें अगर पूछे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन से हैं, फेल्ड्सपर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। थिकनेस की बात करें तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी लगभग चौड़ाई होती है 40 किलोमीटर, कितनी, 40 किलोमीटर। जबकि जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है उसकी काफ़ी वैरी करती है, 5 से 7 से 8 से किलोमीटर, कितने से भी गहराई हो सकती है। ओशियनिक क्रस्ट हाउएवर अंडर द माउंटेनियस रीजन द थिकनेस रीचेज अप टू 100 किलोमीटर। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो माउंटेन वाले इलाके होंगे उसकी जो चढ़ाई होगी क्रस्ट की, वो 100 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। जबकि ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ये किससे बना है, बेसाल्ट से बना है, और ये फेरो मैग्नीशिया रिच मिनरल्स हैं। दोस्तों दोनों याद रखना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट को, कॉन्टिनेंटल वाले और ओशियनिक जो क्रस्ट है, उन दोनों को काटने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी।
कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। किसको? कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट को बांटने वाले लाइन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, डिसकंटिन्यूटी इज इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ। आप सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं आप, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है, जो कि देखिए आप एक तरफ आपको माउंटेन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सी नजर आ रहा है। तो जो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है, आप पहले आ रहे देखिए, उसको साफ दिखा रहा है कि वो बांट रही है किसको? वो ओशियन को बांट रहा है। किससे? ओशियन को बांट रहा है किससे? वो बांट रहा है माउंटेन से। अर्थात कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बांट रहा है ओशियन, जो ओशियनिक क्रस्ट है उससे। दूसरी है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जिसको मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, जो कोर को मेंटल से बांटती है। कोर और मेंटल को कौन सेपरेट करता है? मोहोरोविक या मोहो डिसकंटिन्यूटी बांटती है। बाकी नीचे की लेयर आगे आएंगी। अब हम मेंटल को जान लेते हैं, बार बार आ रहा है। तो मेंटल है क्या? एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट एट द डीप ऑफ द 2900 किलोमीटर। इसकी गहराई की लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर के आसपास है। इसमें लगभग अर्थ का कितना वॉल्यूम आ जाता है, समा जाता है? 80%। मतलब पृथ्वी का 80% भाग क्या ही है? हमारा मेंटल है। अंदर की बात हो रही है, इंटरनल पार्ट क्या है? सिर्फ मेंटल 80%। मेंटल में पाया जाता है क्या? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। एट द डेप्थ ऑफ द 670 किलोमीटर, लगभग 670 किलोमीटर अगर हम गहराई में जाएं, द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर मेंटल। अपर भी मेंटल भी बढ़ जाता है दो पार्ट्स में। मतलब लगभग 700 किलोमीटर ही नीचे जाते हैं कि आ जाती है क्या? अपर और लोअर मेंटल को बांटने वाली लाइन। इसको कहते क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। जी हाँ, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट करती है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं रेपेटी लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूटी 670 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये बांट देती है दो हिस्सों को। अपर मेंटल अलग हो जाएगा और उससे नीचे वाला हिस्सा लोअर मेंटल कहलाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। बोथ क्रस्ट एंड अपर मेंटल कॉन्स्टिट्यूट द लिथोस्फीयर। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है और लिथोस्फीयर आगे भी बहुत काम आएगा हमारे वर्ड। बोथ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, पूरी की पूरी क्रस्ट की जो चौड़ाई है हमारी, थिकनेस है, और जो हमारे थोड़ा सा पार्ट है किसका? अपर मेंटल का। मतलब क्रस्ट की तो पूरी चौड़ाई और थोड़ी सी चौड़ाई या फिर थिकनेस किसकी? मेंटल की। दोनों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। दोस्तों याद रखना, आगे भी आएगा ये शब्द, इसका यूज़ क्या है वो हम आगे भी देखेंगे। तो लिथोस्फीयर में पूरा का पूरा क्रस्ट आता है और थोड़ा सा हिस्सा अपर मेंटल का आता है। चलते हैं आगे, जानते हैं। और अब दूसरा वर्ड है एस्थेनोस्फीयर। जी हाँ, एस्थेनोस्फीयर। इसको आप मैग्मा चैम्बर भी कह सकते हैं। जितने भी हमारे वोल्केनो इरप्ट होते हैं, जिनमें ब्लास्ट होता है, उन सब में जो मैग्मा बाहर आता है वो कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर्ड है पहले ही? वो है एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द लेयर विच इज बिलो द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से जस्ट नीचे वाले लेयर को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। मैग्मा चैम्बर कहलाता है। याद रखना है दोस्तों, ये किसकी स्टोरेज है? मैग्मा की। और सबसे ज़्यादा जो डिसकंटिन्यूटी एग्जाम में पूछी गई है वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जी हाँ, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट करती है लोअर मेंटल को अपर कोर से, लोअर मेंटल को अपर कोर से, जिसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिथोस्फीयर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, 5 से 100 किलोमीटर तक। अर्थात इसमें पूरी की पूरी क्रस्ट की चौड़ाई आ चुकी है और थोड़ी बहुत चौड़ाई किसकी भी आ जाती है? अपर मेंटल की। इसके नीचे आप रेपेटी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, जो कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से तोड़ देती है। उसके बाद नीचे लिखा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि हमारे लोअर मेंटल को अपर कोर से तोड़ती है। किससे तोड़ देती है? सेपरेट कर देती है लोअर मेंटल को अपर कोर से। उससे नीचे की भी पढ़ लीजिए, आगे काम आ जाएगी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि हमारे मेंटल और कोर को, अपर कोर और लोअर कोर को बांटती है। किसको? अपर कोर और लोअर कोर। दोस्तों ये सारे डिसकंटिन्यूटीज एग्जाम में आ चुकी हैं, जिनके नाम टोटल हैं, आप देख सकते हैं 5। सबसे ऊपर कॉनरेड, फिर मोहो, फिर रेपेटी, फिर है गुटेनबर्ग, फिर है लेहमैन।
आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। एक बार हल्का सा करा देता हूँ। कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी किसको बांटती है? कॉन्टिनेंटल को ओशियनिक क्रस्ट से। मोहो डिसकंटिन्यूटी किससे बांटती है? ये बांटती है हमारे क्रस्ट को अपर मेंटल से। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटती है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। फिर लोअर मेंटल को अपर कोर से बांटती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर कोर और लोअर कोर को बांटती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। एक बार आप दोबारा पीछे करके वीडियो जरूर समझ लेना। आगे चलते हैं, अब हम कोर को जान लेते हैं। आउटर कोर, अ लिक्विड लेयर। क्या है दोस्तों? लिक्विड लेयर है। आउटर वाली याद रखना लिक्विड है और इनर वाली सॉलिड है। जो सबसे अंदर है वो सॉलिड है, उससे ऊपर वाली लेयर क्या है? लिक्विड लेयर है। प्राइमरली कंपोज्ड आयरन एंड निकल। याद रखना किससे बने? जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं सबके जो कोर है वो किससे ही बने हैं? आयरन और निकल से बने हैं। प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ आयरन और निकल। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अबाउट, ये आपको लेंथ है, आप याद कर सकते हैं। वैसे आपको क्रस्ट की ही सबसे ज़्यादा पेपर में आती है, याद रखना, जो कि 5 से लगभग 70 किलोमीटर तक है। इट जनरेट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों अभी बताया मैंने आपको शुरू में, ये क्या जनरेट करती है? जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय जो शक्ति है, क्षेत्र है, उसको जनरेट करती है, पावर देती है उसको, ताकि हम किससे बच सकें? जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं सन से। इनर कोर क्या है? जैसे कि आउटर वाला है लिक्विड लेयर है, इनर वाला सॉलिड बॉल है, एक पूरी बनी, ये भी किससे है? आयरन और निकल से है। लेंथ आपको याद कर लेनी है। मैंने आपको पूरा का पूरा, अगर आप देखना चाहें एक बार वो देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। बिल्कुल लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है? 6370 किलोमीटर। ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ की त्रिज्या है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया था। तो ये गहराई है पूरी की पूरी, मतलब मेन पॉइंट से ऊपर के अर्थ की किसी भी हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर टिक करेंगे तो लगभग लेंथ इतनी निकल कर आएगी। एग्जैक्ट नहीं है, वैरी करती है, माउंटेन से अलग और प्लेन या समुद्र से अलग करेगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। जल्दी मिलते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम एटमॉस्फेयर द अर्थ के बारे में जानेंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद।